पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं यानी स्टैंडर्ड 9th, और जिसमें आज का विषय है इतिहास यानी हिस्ट्री। और बच्चों, आज का पाठ है आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने वाले हैं। यस बच्चों, अगर भारत की बात करें तो भारत की आर्थिक नीति का इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। यानी बच्चों, हम इंडियन इकोनॉमी की बात करने वाले हैं। यस, तो बच्चों, भारत की आर्थिक नीति का इस पाठ में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, हम देखेंगे इस पाठ में, अर्थात विशेष रूप से हम भारत द्वारा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे कहते हैं, ये स्वीकार किया गया। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाएं जो चलाई गई उसके बारे में, तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, यानी जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ उसकी हम बात करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव कहें इस पाठ का, तो आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में। आप देख पाएंगे कि भारत ने किस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, मिक्स्ड इकोनॉमी। हम आगे इसे विस्तार से देखने वाले हैं। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की आर्थिक विकास की, भारत की। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, तो भारत स्वतंत्र होने से पहले ही हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस पर विचार मंथन चल रहा था। यानी बच्चों, देश की आज़ादी के पहले ही इस पर विचार चल रहा था कि आखिर में भारत को किस तरह की अर्थव्यवस्था स्वीकार करना ठीक रहेगा। और बच्चों, इसके लिए जो विचार मंथन की बात करें, इस विचार मंथन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ये प्रयास किया गया कि इस तरह की अर्थव्यवस्था, जैसे हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादिता की भूमिका को स्वीकारने के बीच में उन्होंने एक बीच का मार्ग निकाला। और बच्चों, ये कुछ देशों में अगर बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी। तो ऐसे में जिस प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कुछ अपने अपने लाभान होते हैं, लेकिन बच्चों, भारत ने जो स्वीकार की वो मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वीकार की, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी स्वीकार की। और मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्रों में कार्यरत रहती है। हम बात करेंगे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था की यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी। यानी भारत ने मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था स्वीकार की, यानी मिली जुली की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो 3 भेद हैं उनके, ये उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें पब्लिक सेक्टर आता है, दूसरा है निजी क्षेत्र जिसमें प्राइवेट सेक्टर आता है, और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र जिसे ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। तो बच्चों, हम सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करें, यानी जो पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको बच्चों कि जब हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में उद्योग धंधे पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रहते हैं और सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत होते हैं। और ध्यान रखिए, जैसे बच्चों रक्षा सामग्री के उत्पादन की बात करें, इस तरह के क्षेत्र जो कि पब्लिक सेक्टर में या सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं। बच्चों, अगर निजी क्षेत्र की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो इस क्षेत्र में जो उद्योग धंधे होते हैं वो निजी जो उद्योजक होते हैं
जिस उद्योगपति होते हैं उनके स्वामित्व के अधीन होते हैं। फिर भी उन उद्योग धंधों पर सरकार का निरीक्षण एवं नियंत्रण होता है। जैसे बच्चों बात करें जो कंज्यूमर या उपभोक्ता वस्तुएं हैं, तो ये सब आती हैं निजी क्षेत्र में। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों संयुक्त क्षेत्र की बात करें, यानी ज्वाइंट सेक्टर की बात करें, तो जो ज्वाइंट सेक्टर, इस क्षेत्र में कुछ उद्योग निजी उद्योगों के स्वामित्व में, तो कुछ सरकारी प्रबंधन के अधीन चला जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था चलाने के लिए ये बच्चों निजी और सार्वजनिक के क्षेत्र के दोनों के बीच में समन्वय, अर्थात ये समन्वय की स्थिति होना आवश्यक है। तो इस तरह का उत्पादन, इस तरह की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था कि उत्पादन अधिक हो, प्रोडक्शन अधिक हो, ये इसका उद्देश्य था, जिससे लोग जो है बड़ी मात्रा में सहभागिता उनकी हो सके। और बच्चों इस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाने का जो उद्देश्य था कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसकी अभी हमने चर्चा की बच्चों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो बच्चों उसके बीच की स्थिति यानी लाभ प्राप्त करना, जो लाभ प्राप्त की बात करें यानी ज़्यादा बेनिफिट लेने की बात होती है, लाभ प्राप्त लेने की बात करने की बात होती है। तो लाभ प्राप्त की जो प्रेरणा होती है, ऐसे में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें उपक्रमशीलता, अनुशासन, कालबद्ध नियोजन आदि बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपेक्षा नहीं किया जा सकता। हम आगे देखेंगे इसी के संदर्भ में। तो बच्चों इसी क्रम में जो आगे चल करके योजनाएं बनाई गई, नीति बनाई गई बच्चों, वो पंचवर्षीय योजना की प्लान बनाई गई, 5 ईयर प्लान्स बनाई गई। बच्चों चूँकि जब देश आज़ाद हुआ तो ज़रूरत इस बात की थी कि देश को व्यवस्थित रूप से चलाना है, इसके लिए नियोजन की ज़रूरत थी, इसके लिए तो इसीलिए बच्चों इसके लिए जब नियोजन की ज़रूरत पड़ी तो आखिर में इसके लिए जो है योजना आयोग का गठन किया, इसकी हम चर्चा करेंगे। बट बच्चों उसके लिए हमने कहा कि भारत जो है अर्थव्यवस्था के अगर संदर्भ की बात करें आज़ादी के बाद, तो इस पर दीर्घकालीन विचार किया गया कि आखिर में रक्षा या वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सड़कें, रेल, नहर, बंदरगाह, विमान, सबके लिए बच्चों अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता थी, यानी कैपिटल की ज़रूरत थी। और बच्चों ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत देर से लाभ देते हैं, इसीलिए बड़ी मात्रा में जो उद्योजक हैं यहाँ पे जल्दी नहीं आते हैं। ये ऐसे में सरकार को अगुवाई करनी पड़ती है। तो बच्चों हमने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद विदेशियों ने इसका पूरा आर्थिक शोषण किया था। जिस बच्चों भारत के स्वतंत्र होने तक की जो स्थिति थी, देश की आज़ादी के पहले जो भारत का शोषण हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था बच्चों, उसके कारण अगर हम देखें तो उसके कारण एक समस्या बनी थी कि देश को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम प्रकार की समस्याएं थी, उन समस्याओं को हल करना जरूरी था। और इसके लिए बच्चों आवश्यकता थी, एक नियोजन की आवश्यकता थी। और किस तरह से जो देश के सम्मुख समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी, दरिद्रता की समस्या यानी पॉवर्टी, गरीबी की समस्या थी, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी, और लोगों का जीवन स्तर काफ़ी निम्न था, कृषि और उद्योग धंधे काफ़ी पीछे चल रहे थे, और तकनीकी ज्ञान में भी काफ़ी पिछड़ापन था। तो उसको दूर करने के लिए जो है आवश्यकता थी बच्चों नियोजन की यानी प्लानिंग की। तो 1950 में भारत ने यानी भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। 1950, ध्यान रखिए बच्चों, 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग का यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया। ये अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। तो बच्चों प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का जो मौलिक सिद्धांत था उसकी हम बात करेंगे, जिसमें ये बात कही गई जो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। तो बच्चों ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे। तो बच्चों इस तरह की योजना 5 वर्षों के लिए यानी पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 वर्षीय यानी 5 साल की योजना तैयार की गई, और जिसमें संतुलित औद्योगिकरण की बात तथा न्यूनतम जीवन स्तर का जो कम से कम
उसे प्राप्त करने की जो बात कही गई, उस तरह का प्रावधान रखा गया और योजनाएं जो बनाई गई विकास को देखते हुए, प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सके, इस तरह की पंचवर्षीय योजना बनाई गई। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की हम बात करें पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में बच्चों, तो हमने ये देखा कि किस तरह से देश विकास कर सके, लोगों का विकास हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो इसके लिए जो समग्र संसाधनों का अनुपातबद्ध वितरण किया जाए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों का अनुपातबद्ध वितरण करने की योजना बनाई गई। श्रम का उचित उपयोग हो सके, क्योंकि भारत में अगर श्रम की बात करें बच्चों, मानव श्रम की बात करें, तो ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मानव श्रम की कोई कमी नहीं, इसलिए निश्चित रूप से इसका उपयोग हो, उचित उपयोग हो। जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करना जरूरी है, ये उनकी जो मांग है। इसके अलावा यानी ऐसे जो पावर्टी अर्थात जो गरीबी रेखा के नीचे ऐसे लोगों का जो गुजर बसर की बात करें, जिनका जीवन स्तर काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, ऐसे में सरकार उन्हें मदद करके उन्हें आगे ले आए और उनका जीवन स्तर ऊंचा करने में उन लोगों की मदद करे जो ऐसे पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद करना जरूरी है। तो इस तरह से बच्चों हमने कहा कि समग्र संसाधनों का अनुपातबद्ध वितरण, श्रम का उचित उपयोग, जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। तो इस तरह से सरकार की ये जो प्राथमिकताएं थी वो तय हुई। तो आइए बच्चों योजना आयोग के उद्देश्यों की बात करें, गोल्स ऑफ प्लान्स जो नियोजन किया गया। तो बच्चों योजना आयोग की बात करें तो पहले उसका नाम योजना आयोग था बच्चों, आज उससे देख सकते हैं उसका यहाँ पर आप अगर योजना भवन की बात करें दाहिनी ओर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बच्चों राष्ट्रीय आय में वृद्धि यानी योजना आयोग के उद्देश्य की बात करें, गोल्स ऑफ प्लान्स की बात करें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि यानी देश की जो यानी राष्ट्रीय आय है, यानी राष्ट्र की आय किस तरह से वृद्धि होगी, इसके लिए नियोजन किया गया। तथा मूलभूत उद्योग धंधों को वरीयता, मूलभूत उद्योग धंधों को वरीयता दी गई, जिससे जो है कि उद्योग जो है बड़े उद्योग के साथ साथ छोटे उद्योग, मझले उद्योग और ये भी आगे विकास कर सके, आगे बढ़ सके, इसलिए इन पर भी जोर दिया गया। तथा कृषि उत्पादों में वृद्धि करने की जरूरत थी, क्योंकि देश की जनता को पूरी तरह से अगर फूड ग्रेन की संदर्भ की बात की जाए बच्चों, खाद्यान्न के संदर्भ में आत्मनिर्भर होना होगा, तो इसके लिए उत्पादन, कृषि उत्पाद में वृद्धि करने की जरूरत थी, इसलिए उस पर भी जोर देना जरूरी था। बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना, बच्चों बेरोजगारी की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, अर्थात तमाम लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार थे, ऐसे में रोजगार उपलब्ध कराना ये भी एक प्राथमिकता के रूप में था। आय और संपत्ति के बीच विषमता को दूर करना, यानी ऐसे कुछ लोग थे जिनके पास बहुत संपत्ति और तमाम ऐसे लोग थे बड़े पैमाने पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन उनका चल रहा था, ऐसे में आय और संपत्ति के बीच में जो विषमता थी इसे किस तरह से दूर किया जाए, तो ये भी योजना आयोग के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था। इसके अलावा बच्चों वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखना, वस्तुओं के मूल्य यानी जो प्राइस की बात करते हैं, मूल्य की बात करते हैं, ये कीमतें जो हैं अधिक न बढ़ने पाए, उन्हें किस तरह से स्थिर रखा जाए, इसका भी नियोजन किया गया। परिवार नियोजन अर्थात फैमिली प्लानिंग, बच्चों जनसंख्या चूँकि भारत में देश की आज़ादी के बाद जो है कि ध्यान दिया गया कि जनसंख्या यानी परिवार, अगर नियोजन की बात करें, फैमिली प्लानिंग की बात करें, जनसंख्या तेज़ी से नहीं बढ़ेगी तो निश्चित रूप से विकास जो है वो जो अपेक्षित है योजना के अनुसार हो पाएगा। और इसके साथ ही जो पावर्टी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, दरिद्रता की बात करते हैं, उसे दूर करने के लिए लोगों को अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट अर्थात अधिक से अधिक रोजगार मिल पाए,
जिससे लोगों की रोजी रोटी अच्छी तरह से चल पाए। इसके साथ सामाजिक सेवाओं का विकास, इस बच्चों समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता हो, तो इस तरह से सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र का भी विकास योजना आयोग के उद्देश्य के द्वारा निर्धारित किया गया। आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना, तो इस तरह से बच्चों जो आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी था, जिससे देश के प्रत्येक क्षेत्र में जो विकास हो सके और देश के व्यक्ति के, अगर देश के कोने कोने में अगर लोग जो रहते हैं सभी लोगों का विकास हो सके, सभी क्षेत्रों का विकास हो सके, इसके लिए योजना आयोग के उद्देश्यों में इन्हें शामिल किया गया। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे, जब योजनाओं की बात कर रहे हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी बच्चों 1951 से 1956 के बीच में। तो ध्यान रखिए, जब पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए इस पे। तो इनके पहली पंचवर्षीय योजना, इस योजना के अंतर्गत कृषि यानी एग्रीकल्चर, सामाजिक विकास, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, बड़े उद्योग, खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय किया गया। यानी पहली पंचवर्षीय योजना के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से नियोजित 1951 में शुरू हुई। 1951 से 1956 तक यानी 5 साल का जो टारगेट था बच्चों, इसमें चूँकि बच्चों देश आज़ाद हुआ था और ऐसे में जो तमाम समस्याएं थी उन समस्याओं से निपटते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए जो पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई बच्चों, इसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि जो फूड ग्रेन थे अधिक से अधिक उत्पादन करना था, क्योंकि लोगों को, भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में अगर निर्भर बनाना था तो इसके लिए उन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था करनी थी जहाँ पर अगर इरिगेशन या सिंचाई जहाँ पर वर्षा कम होती है बच्चों, जहाँ वर्षा कम होती है, अपर्याप्त होती है, स्वाभाविक रूप से ऐसे में फसलों को सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में उसके लिए प्रयास किया गया। तथा बाढ़ नियंत्रण, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जो आती थी उन पर नियंत्रण किस तरह से पाया जाए उसके लिए प्रयास। इसके लिए ऊर्जा संसाधन को आगे बढ़ाना था, जो बड़े उद्योग तथा खनिज संसाधन, इसके अलावा परिवहन एवं दूरसंचार को ठीक करना था, आगे बढ़ाना था, तथा शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी व्यय किया गया, इसका उद्देश्य था। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, चाहे हम शिक्षा की बात करें, उद्योग की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या इरिगेशन सिंचाई की बात करें, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पर ध्यान दिया गया, जिससे देश को आगे व्यवस्थित रूप से बढ़ाया जा सके। तो पहली पंचवर्षीय योजना की हम बात करें। आए बच्चों, इस क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 के बीच चलाई गई थी। तो बच्चों, दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर जो यहाँ पे योजनाएं चलाई गई, तो इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकरण था बच्चों, इसका जो उद्देश्य था कि उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इस्पात के बड़े कारखाने तथा सिंदरी में रासायनिक कारखाना लगाया गया। इस बच्चों, तो स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ये भिलाई स्टील देख सकते हैं, भिलाई स्टील संयंत्र। यस बच्चों, तो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये भिलाई जो स्टील प्लांट है, ये वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ राज्य है, उसमें है, ये ध्यान रखिए। आइए हम कुछ और प्लांट की बात करते हैं, तो स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। इस बच्चों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जो कि हम अगर दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात करें तो देख सकते हैं बच्चों, दुर्गापुर स्टील प्लांट, इस योजना द्वारा औद्योगिकरण का महत्वाकांक्षी उद्देश्य पूर्ण करना था, अतः कई कारखाने बड़े पैमाने पर शुरू किए गए, उसमें दुर्गापुर स्टील प्लांट महत्वपूर्ण है। दुर्गापुर स्टील प्लांट बच्चों पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, राइट, ध्यान रखें। आइए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, जो कि 1956 से 1961 के बीच चली। तो एक और देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील प्लांट जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में है। यस, तो बच्चों देखिए किस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सेकेंड
फायर प्लान की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, स्क्रीन पर आ गया सिंदरी का रासायनिक खाद कारखाना। बच्चों बहुत जरूरी था। अगर केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें, रासायनिक खाद का उत्पादन जरूरी था, जो कि यस अगर प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी था, उत्पादन बढ़ाना जरूरी था यस, तो इसके लिए ज़रूरत थी केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो उसके लिए बड़ा कारखाना लगाया सिंदरी। तो आप देख पा रहे हैं सिंदरी का ये जो कारखाना है बच्चों, ये झारखंड में है, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में है। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सिंदरी रासायनिक कारखाना। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आइए एक और स्क्रीन पर देखिए चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना। बच्चों चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये चितरंजन का रेल इंजन का कारखाना वर्तमान समय में जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो वर्तमान पश्चिम बंगाल में ये थी चितरंजन में जो रेल इंजन का बड़ा कारखाना। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम सेकेंड फायर प्लान की बात कर रहे हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर हम रेलगाड़ी के डिब्बों के कारखाने की बात करें बच्चों, तो पेराम्बूर में ये तैयार किया गया। देखिए रेलगाड़ी के डिब्बे का कारखाना, ये बड़ा कारखाना पेराम्बूर। तो पेराम्बूर कहाँ है बच्चों? वर्तमान समय में ये चेन्नई में है, यानी जो चेन्नई राज्य है। तो बच्चों चेन्नई राज्य जिसका पहले नाम था तमिलनाडु, उसका नाम बदलकर चेन्नई होगा। तो ये चेन्नई में है, पेराम्बूर में रेलगाड़ी के डिब्बे का कारखाना, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो बच्चों ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत सेकेंड फायर प्लान में ये सब शुरू किए गए। आइए सेकेंड फायर प्लान में एक और हम देख लेते हैं बच्चों, ये विशाखापट्टनम शिपयार्ड। तो बच्चों देखिए विशाखापट्टनम शिपयार्ड जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस। तो बच्चों विशाखापट्टनम शिपयार्ड की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, विशाखापट्टनम शिपयार्ड। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भाखड़ा नांगल डैम। तो भाखड़ा नांगल डैम की बात करें बच्चों, तो भाखड़ा नांगल डैम की अगर बात करें तो भाखड़ा जो कि बच्चों भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में है। और बच्चों ये अगर नांगल की बात करें तो बच्चों नांगल एक भाखड़ा के डाउन स्ट्रीम में एक नांगल बांध है, यस, तो वह अलग बांध है। और भाखड़ा बांध बच्चों नांगल सिटी से करीब 15 किलोमीटर दूर है, यस, ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं भाखड़ा नांगल डैम की, जो कि बड़े प्रोजेक्ट की जब बात करते हैं तो यस ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। बच्चों द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड फायर प्लान की हम बात कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर आ गया दामोदर वैली प्रोजेक्ट। यस बच्चों दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस बच्चों ये पश्चिम बंगाल में है, राइट, ध्यान रखिए। तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट जो है वो सेकेंड फायर प्लान में अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए। आइए बच्चों हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, थर्ड फायर प्लान की बात कर ले, 1961 से 1966 के बीच चली थी, राइट, ध्यान रखिए। तो उद्योग और कृषि के विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी था, यस, यानी बच्चों एग्रीकल्चर यानी खेती के साथ साथ जरूरी था इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाना, इसके बीच यानी संतुलन बनाने की जरूरत थी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि ये भी प्रयास करना था। इसके लिए भारी उद्योग जो हैवी इंडस्ट्री की बात करें उस पर जो जोर दिया गया, उसको फोकस किया गया, तथा खनिज उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया। तो बच्चों इन तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो हम बात कर रहे हैं, ये विषमता उन्मूलन, जो बड़े पैमाने पर लोग गरीबों और अमीरों के बीच में जो बड़ी खाई थी उसे किस तरह से दूर किया जाए, यानी लोग जो है लोगों की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसे किस तरह से पूरा कर पाए, उसके लिए जो सरकार का प्रयास था। तो इस तरह की जो विषमता थी उसका उन्मूलन किस तरह से हो जाएगा, उसके लिए सरकार को प्रयास करना था। इसके लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए नियोजन किए गए। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं, यस, यहाँ तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी उसे रखा गया। आज बच्चों हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले, फोर्थ फायर प्लान, जो कि 1969 से
1974 के बीच चली थी। भारत को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी था, आर्थिक विकास की गति बढ़ाना था और बच्चों इसके लिए ज़रूरत इस बात की थी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात थी। तो बच्चों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। बच्चों यहाँ बाएं और स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे जो अगर बात करें सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इस अगर हम भारत की बात करें, ये जरा सा देख लीजिए इसको। ये उसके नीचे देखिए शेड्यूल बैंक, इधर देखिए कमर्शियल बैंक है, इसकी 2 शाखा, इसकी एक शाखा है कोऑपरेटिव बैंक्स की। अब जो कमर्शियल बैंक है इसमें देखिए इसकी यहाँ पर 2 शाखा, फॉरेन बैंक देख सकते हैं और रीजनल रूरल बैंक्स दिख रहे हैं। और इसके नीचे अब आते हैं तो यहाँ पर 2 इसकी शाखाएं हो जाती है, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में बच्चों वे सब बैंक आते हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस एंड एसोसिएट्स, और भी जो बैंक आते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो बैंक हैं ये सब पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। और दूसरे जो अदर नेशनलाइज बैंक हैं ये वे सब। तो इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी ओल्ड और न्यू अलग अलग है। तो बच्चों मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे अगर बैंकों की बात करें तो वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना। चलिए बच्चों हम 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, 5th फाइव प्लान, जो कि 1974 से 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 1974 से 1979 यानी 1974 से 1979, राइट। तो ठीक है, 1974 से 1979 79 1974 से 1979 तक चली थी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बच्चों इस पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को दूर करने के लिए यानी गरीबी को दूर करने के लिए देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी था। इसलिए गरीबों को किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए इस पर फोकस रखा गया कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दी जाए, ये उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए जिससे उनकी जो जीवन दशा है उसमें सुधार हो पाए और वो विकास की कड़ी में आगे बढ़ पाए, जिसके लिए इसमें नियोजन किया गया। हम बच्चों 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसमें चिकित्सा की अगर बात करें, लोगों को चिकित्सा उपलब्ध हो पाए, पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाए, सड़कों का निर्माण कराया गया, कृषि का विकास करवाना तथा मूलभूत उद्योगों में वृद्धि कराना तथा खाद्यान्न और अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी एकाधिकार प्रणाली द्वारा करके उसकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्थाओं द्वारा निर्धनों को उचित दर पर जो है कि सामान उपलब्ध कराया जाए। तो बच्चों इस तरह से आगे हम बात करेंगे, इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात, 6th फाइव प्लान की बात करते हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 1985 के बीच चली थी। इस बच्चों 6ठे पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दरिद्रता उन्मूलन और रोजगार निर्माण को वरीयता देने का जो नियोजन था इसमें था। अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाना जरूरी था, जो कि छोटा परिवार पद्धति स्वेच्छा से स्वीकारना, इस तरह की नीति अपनाई गई। यानी बच्चों परिवार को लोग सीमित रखें और स्वेच्छा से सीमित स्वीकार करें, इस तरह की नीति जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में यानी 6th फाइव ईयर प्लान में लाई गई। तो बच्चों हम 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात करें जिसमें एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, ग्रामीण भूमिहीन विकास कार्यक्रम RLEGP, इस तरह के कार्यक्रम जो है चलाए गए थे। तो चलिए हम 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 7th फाइव ईयर प्लान जो कि 1985 से 1990 के बीच में चलाई गई थी बच्चों, और इस योजना में खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता पर बल दिया गया था। ये किस तरह से राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो, यानी राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि लाना, इस तरह का जो उद्देश्य रखा था। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें बच्चों तो विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय इस 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे बच्चों यस अगली पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी 8th फाइव ईयर प्लान की बात करेंगे जो कि 1992 से 1997 के बीच चलाई गई थी।
तो बच्चों 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को एकाधिकार का अवसर दिया गया, यानी अधिकाधिक अवसर दिया गया। निजी क्षेत्र को यानी प्राइवेट सेक्टर को भी चांस दिया गया, अवसर दिया आगे बढ़ने के लिए। राष्ट्रीय आय वृद्धि दर 6.5% बनाए रखना, इस तरह से जो उद्देश्य था। और इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि को रोकना 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था। परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, यानी परिवार लोग सीमित रखें। प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक विस्तार कर निरक्षरता का उन्मूलन करना, इस तरह का उद्देश्य जो है यहाँ पे रखा गया था। ये सब बच्चों बात कर रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय 8th फाइव-ईयर प्लान की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 9th फाइव-ईयर प्लान की बात करें, जो कि 1997 से 2002 के बीच चलाई गई थी। और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रधानता देने का जो लक्ष्य रखा गया था कि किस तरह से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाए। आर्थिक विकास दर बढ़ाना जरूरी है। इस आर्थिक विकास दर 9वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें बच्चों, और अगर हम बात करें बच्चों आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हो तथा मूलभूत क्षेत्र में स्वस्थ प्रतियोगिता निर्माण हो पाए, इसके लिए और विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक नीति को भी नई दिशा प्रदान करना उद्देश्य था। बच्चों इस पंचवर्षीय योजना में कई योजनाएं शुरू की गई, जैसे भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अनाज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस तरह के कार्यक्रम जो है इस योजना के द्वारा जो चलाए जाने की योजना थी। तो इस तरह से 9वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इस विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक नीति तय करना, इसकी हमने बात की। स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार, भाग्यश्री, बाल कल्याण योजनाएं, इस तरह 9वीं पंचवर्षीय योजना के ये सब उद्देश्य थे। बच्चों हम अगर बात करें बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें, ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात करें, तो पंडित नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत में बैंकिंग व्यवसाय पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार था। इस बच्चों जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, बच्चों उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत में जो बैंकिंग व्यवसाय था उस पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार था। और बैंक के निदेशक अपने उद्योगों का विकास व लाभ, यानी यहाँ पे जो लाभ का उद्देश्य था, बैंक के निदेशक अपने उद्योगों का विकास और लाभ को बढ़ाने में कार्यरत रहते थे। इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी थी। और बच्चों इसीलिए 1955 में सरकार ने इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। ये बच्चों ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि सरकार ने 1955 में किस बैंक का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। तो बच्चों उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, उसका नाम बदल करके रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। यस, इंपीरियल बैंक का नाम राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। परीक्षा में पूछा जाता है यस, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। इस बच्चों तो ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा और हम आगे बढ़ लेते हैं। राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन। इस बच्चों भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वीकार की। योजनाओं को क्रियान्वित करते समय यदि घाटा हो जाए तो उसे पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी था। इस बच्चों बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी था। राष्ट्रीयकरण होने के बाद इन बैंकों को होने वाला लाभ सरकारी कोष में जमा होने वाला था। इसी के साथ लघु और मझले उद्योगों से संबंधित विकास नीति को कार्यान्वित करना जरूरी था। इसलिए बच्चों जो नीति थी राष्ट्रीयकरण की, ये उसे ध्यान में रखते हुए जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू किया गया। इसके बाद बच्चों कार्यक्रम आया 20 सूत्री कार्यक्रम। बच्चों 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करें तो 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और विकसित राष्ट्र की दिशा में गतिमान प्रगति के प्रयासों का संकल्प किया कि भारत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। ये अगर कुछ संकल्पों की बात करें तो उसमें जैसे कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि धारण यानी जो चकबंदी कानून, संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को भी न्यूनतम वेतन मिले,
श्रमिकों का भी उद्योग के क्षेत्र में प्रतिभाग हो, कर चोरी की प्रवृत्ति किस तरह रोकी जाए, आर्थिक अपराध पर लगाम लगाया जाए तथा जीवनावश्यक वस्तुओं के जो मूल्य है उस पर नियंत्रण रखा जाए, तो और इसके साथ ही हथकरघा क्षेत्र में किस तरह से विकास हो। इस तरह की जो कार्यक्रम की अगर बात करें बच्चों, तो इस तरह के कार्यक्रम को यस प्रधानता दी गई। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में आज हम अब अभ्यास कर लेंगे, राइट। तो चलिए बच्चों, भारत ने स्वतंत्रता के बाद टेस्टेस अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। आपके पास 3 विकल्प है, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित। तो आप याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा की थी। यस बच्चों, तो भारत ने अपना उत्तर मिलाइए मिश्रित। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। यस बच्चों, चलिए आगे चलेंगे। दूसरा देखिए, योजना आयोग का गठन वर्ष किस वर्ष हुआ। आपके पास विकल्प है 1950, 1947, 1990 या 2014। याद कीजिए बच्चों, ये आपको याद आ गया होगा, हमने इसकी चर्चा की थी। 1950 नोट कर लीजिए। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का जो गठन था बच्चों, वो 1950 में हुआ था। नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। वर्ष डैस्टेस में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, यानी किस वर्ष इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1950, 1955, 1970 या 1947। याद कीजिए, इसकी भी हमने चर्चा की थी। ये आपको याद आ गया होगा। उत्तर मिलाइए अपना 1955। यस, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए आगे देखते हैं। 19 जुलाई 1969 को डैस्टेस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अ 14, ब 24, क 34 या ड 44। 4 विकल्प आपके पास है बच्चों, आपको याद आ गया होगा, इसकी भी हमने चर्चा की थी। यस, तो सही उत्तर है अ 14, यानी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यस बच्चों, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, ध्यान से देखिए, क्या ये कथन सत्य है। अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना भी है। इंपीरियल बैंक का नाम राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित किया गया। क्या ये सही है। इस बच्चों, आपको याद आ गया होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए कथन, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच तय की गई थी। आपको याद आ गया होगा, पहली पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 हो सकता है क्या। ये आपको याद आ गया होगा, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, 1956 से कहाँ। पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। ये तो मिला लीजिए, कथन क्या है, असत्य है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1951 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बच्चों, कथन को सत्य करके लिखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 के लिए तय की गई थी। इस बच्चों, तो आइए एक और देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, कथन सत्य है या असत्य। विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण का कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। याद कीजिए, इसकी हमने चर्चा की थी। विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण का कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। क्या यह कथन सत्य है। याद कीजिए। चलिए उत्तर अपना टैली कर लीजिए बच्चों। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। इस बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज यहीं तक। अगला पार्ट हम मिलेंगे इसी पार्ट में। यस, अगले पार्ट में हम और समझेंगे। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।